अगर महाराष्ट्र में अक़लियतों का, पिछड़ों का और जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ कोई बोलता है, सबसे पहला नाम किसी का आएगा तो अबू आसिम आज़मी साहब का नाम आए। क्योंकि आज मालेगांव के जो मौजूदा एमएलए जो मजहब के नाम पर चुन के आए, जिनका नारा था तेरा मेरा क्या रिश्ता, वो सिर्फ इलेक्शन तक था। जो अपने आप को बहुत सेकुलर कहने वाली कांग्रेस, किसी का आंसू पोंछते हुए कांग्रेस ना महाराष्ट्र के लेवल की कांग्रेस ने किया है, ना मुकामी कांग्रेस ने किया है। जो पार्लियामेंट के मेंबर है शोभाताई बच्छाओ, जिनको मालेगांव शहर ने भरपूर वोट दिया, जिसके बाद से ये सारे मामला खड़े हुए, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब मालेगांव शहर के मसाइल के साथ नहीं है, बाकी लीडरों का जान तो जो इस शहर की, इस हल्के की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसने जब कुछ नहीं किया तो हम दूसरों को क्या बोलेंगे। और हम SIT टीम का इस्तेमाल करते हैं। मुख्यमंत्री ने जब विधानसभा में नागपुर अजलास में मालेगांव का नाम लेकर बोला कि यहाँ पर और जिहाद के लिए जिहादी लोग हैं, सब हैं, तो उस वक्त भी मौजूदा एमएलए ने नागपुर अजलास में कोई डिफेंस नहीं किया और आगे भी हमको कोई उम्मीद उनसे नहीं है। दीनी तंजीमों ने भी गाए बगाए छुप के सामने आकर बहुत सारी तंजीमों ने साथ दिया, जिसमें जमीयतुल उलमा जो है ऐलान करती है कि अवाम जो है इतनी तादाद में वोट है मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब को पसंद के निशान पे। इलेक्शन के वक्त एक इमोशनल बीमारी का इमोशन सेट करना, उनके घर से राफे आपा ने तो बाकायदा पॉम्पलेट अपने नाम से छापी, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला की तरह हम काम करेंगे, ये बात तो बोली जाती, मगर जब बात आती है एमएलए के पावर की तो वही कमीशन, वही तोड़ीबाजी, वही ठेकेदारी, इस पर ही बात होती है। एकदम साफ तरीके से बोल रहा हूँ कि ऐसी तंजीम जिसका इस्तेमाल सियासी तौर पर हो, जिसका पैसों का इस्तेमाल एक सियासी लीडर के लिए हो, मौजूदा एमएलए अपनी तंजीम को खुद अपनी लिमिटेड कंपनी बना दे, ऐसी तंजीमों को चंदा देने की जरूरत नहीं है। तो वो तंजीम जो चंदा सबसे ज्यादा मालेगांव में जमा करती है, उसने मालेगांव शहर के लिए क्या किया? वो सिर्फ एक आदमी की सियासी ताकत बढ़ाने के अलावा कोई अवामी फलाह बहबूद का काम नहीं करती। पिछला 5 साल भी तो कुछ कुछ अच्छे लोग उनके आसपास थे, मगर आज आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ठेकेदार दिखेंगे, चोर दिखेंगे, जिन पे FIR हो रही है। 2 पुलिस स्टेशन में एक चोर पे FIR हुई है, वो आज उनके साथ है, ठेकेदार उनके साथ रहते, कमीशन खाने वाले, गंजड़ी गोली खाने वाले, ऐसे लोगों का सर्कल बना के वो घूम रहे हैं। मालेगांव शहर में एक भी बांग्लादेशी नहीं मिलेगा, ये मैं गारंटी से बोलता हूँ। देखिए सच सच्चाई के साथ। जनता जवाब न्यूज़ में आपका स्वागत है। मुस्तकिम डिग्निटी जो समाजवादी युवा महाराष्ट्र के अध्यक्ष भी है और डिफेंस कमेटी के एक अहम जिम्मेदार है। मालेगांव में जो जन्म दाखिला मामला चल रहा है, उसके अलावा भी अलग अलग जो मामला चल रहे हैं, आज मुस्तकिम डिग्निटी साहब से उसके ऊपर बात करते हैं। और ख़ास बात जो अबू आसिम साहब के ऊपर जो मामला हुआ, असेंबली के बाहर बयान देने के बावजूद असेंबली के बजट सेशन से उनको सस्पेंड करना, ये बहुत अहम मुद्दा था। इसलिए और पूरे महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र के लीडर होने की वजह से पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक हलचल सी मची हुई है, इसलिए कि उनका सस्पेंशन का सबसे पहले विरोध करने वाले मुस्तकिम भाई डिग्निटी है। आइए आज उनसे बात करते हैं। मुस्तकिम भाई, जनता जवाब में आपका स्वागत है। मैं सबसे पहले आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ, अबू आसिम साहब को जो उनको सस्पेंशन मिला है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। एक फिल्म का सीन के ऊपर से किसी पत्रकार ने चलते चलते पूछी है, तो उनका जो सस्पेंशन है, तो ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र को बीजेपी सरकार यूपी बनाने के, यूपी पैटर्न में इस्तेमाल करने के चक्कर में, मुसलमानों को घेरा तंग करने के चक्कर में, ऐसा कोई बहुत बड़ा सवाल तो था नहीं। देखो, सबसे पहले तो जनता जवाब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो ऐसे मुद्दे पर आज बात करने के लिए हमारे पास आए हैं। अबू आसिम आज़मी साहब जो हैं, महाराष्ट्र में आज 288 एमएलएज हैं, मगर अगर महाराष्ट्र में अक़लियतों का, पिछड़ों का और जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ कोई बोलता है, तो वो 288 एमएलए का नाम अगर आएगा तो
सबसे पहला नाम किसी का आएगा तो अबू आसिम आज़मी साहब का नाम आएगा। और मामूली सी बात जो विधानसभा में भी नहीं बोली गई, बाहर बोली गई, उसको सिर्फ पोलराइजेशन हिंदू मुस्लिम करने के वास्ते उस बात को मुद्दा बनाकर और नेशनल मीडिया में इतना ज़्यादा उसको हाईलाइट किया गया कि ऐसा लगने लगा कि अबू आसिम आज़मी साहब ने किसी का अपमान किया है, जबकि उनकी बातों से किसी के अपमान होने का सवाल ही नहीं था। और विधानसभा के बाहर दिए गए बयान पर सस्पेंड करना ये भी कहीं से कानून और लोकशाही में समझ में आने वाली बात नहीं है। हमको ऐसा लगता है कि उस लीडर की बात को दबाया गया। और मालेगांव में एहतजाज करने की वजह ये थी कि हमको ये भी पता था, हम 1 महीना पहले जो SIT और बांग्लादेशी ये सब मामले मालेगांव शहर में बनाए गए और लोगों को जो तकलीफ दी जा रही है, इस पर हमने आसिफ शेख और हमने एक माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी बनाई। और हमको भी ये पता था कि विधानसभा में ये मुद्दा अगर कोई उठा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अबू आसिम आज़मी साहब। हमने 1 महीना पहले उनको सारे पेपर्स और जो मसाइल थे वो दिए। उन्होंने विधानसभा में क्वेश्चन भी लगाया, मगर बड़े अफसोस की बात है कि वो इस पूरे बजट अजलास से सस्पेंड होने की वजह से हमारे मालेगांव का जो अहम मुद्दा था वो आज विधानसभा में नहीं आने वाला। क्योंकि आज मालेगांव के जो मौजूदा MLA हैं, जो मजहब के नाम पर चुन के आए, जिनका नारा था तेरा मेरा क्या रिश्ता, वो सिर्फ इलेक्शन तक था। आज जब ज़रूरत है तो वो सटाना के कोई देहात में प्याज पर कीड़े लग रहे हैं, इस पर तो सवाल कर रहे हैं, मगर मालेगांव शहर पे कोई सवाल नहीं होगा। इसलिए हमको एहतजाज करना पड़ा कि अबू आसिम आज़मी साहब सिर्फ उनके हल्के के MLA नहीं हो, पूरे महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र कमर्शियल स्टेट है हमारी, और आज हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा GDP अगर कोई स्टेट की है तो महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र में कभी भी बहुत धर्म और मजहब के नाम पर सियासत नहीं हुई। लोग अपना कारोबार और किसान जो है अपना रोजी रोटी, बड़े बड़े उद्योगपति महाराष्ट्र में रहते हैं। मगर आज जो हालात बना दिए गए, अबू आसिम आज़मी साहब का मामला ले लो या दूसरे कोई मामले ले लो, नीतीश राणे का बयान, किरीट सोमैया का बयान, ये कहीं ना कहीं चाहते हैं कि यूपी जैसा पैटर्न महाराष्ट्र में इस्तेमाल हो, जबकि वो पैटर्न महाराष्ट्र के लोगों के लिए, यानी वो सिर्फ मुसलमानों का सवाल नहीं है, महाराष्ट्र के आम लोग, किसान हो, उद्योगपति हो, कारोबारी हो, सबके लिए बड़ा नुकसानदेह पैटर्न है। हम यहाँ पर मिलजुल के रहते, हमारा मालेगांव ही ले लो, यहाँ पावर लूम सनत है, जो हिंदू मुसलमान दोनों का एक कारोबार का एक तरीका है मिलजुल कर करने का। किसानों के साथ भी यही मामला है। तो महाराष्ट्र में इस तरह का अगर होगा तो हम जो है कमर्शियल स्टेट जो हमारी आज 1 नंबर है पूरे हिंदुस्तान में, कहीं ना कहीं मजहब और धर्म के नाम पर अगर बातें होने लगेंगी तो हम पीछे होने लगेंगे। मुस्तकीम भाई, मेरा दूसरा सवाल ये है कि अबू आसिम जी जो है महाराष्ट्र के समाजवादी के अध्यक्ष है, वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के एक हिस्सा थे, लेकिन उनके साथ जो सस्पेंशन हुआ उसके मामले में इंडिया गठबंधन के किसी भी लीडर ने, जो अपने आप को बहुत सेकुलर कहते हैं कांग्रेस, उसने भी कुछ नहीं कहा, शरद पवार राष्ट्रवादी ने कुछ नहीं कहा, बल्कि उसी गठबंधन के एक हिस्सा UBT ने तो उनको सज़ा दिलवाने के बारे में कहा। ये एक अजीब सुर निकल रहा है मामले में। तो फिर मेरा सवाल वहीं आ जाता है कि इसको यूपी बनाने के चक्कर में तो नहीं इतना तासुब बढ़ गया है कि मुसलमानों को इन्हें हलचल भी नहीं करना और कुछ अपनी जबान से कुछ निकालना नहीं, गुलाम बन के रहना, ऐसा लग रहा है यहाँ पे इतने बड़े लीडर के साथ। सेकुलर पार्टियों का भी वही हाल है। विधानसभा इलेक्शन के बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना को अक़लियत ने भी बड़ी तादाद में वोट दी, मगर आज वो भी चाहते हैं कि वो हिंदुत्व की जो लड़ाई है कि हिंदुत्व का लीडर बड़ा मैं। आज पार्टियां ये नहीं सोच रही है कि जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ बोला जाए, हिंदुत्व का लीडर बड़ा कौन, वो तो उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी तो बीजेपी और शिंदे से भी 2 कदम आगे जाके बात कर रही है इस मुद्दे पे। साथ देने की बात छोड़ो, कांग्रेस और राष्ट्रवादी, शरद पवार, ये सब लोग खामोश हैं। आप हमेशा एक बात देखना, जो सेकुलर पार्टियां हैं हिंदुस्तान में, उन पार्टियों में जब कोई मुसलमान लीडर अपनी कोई बात बोलता है तो पार्टियां या उनके साथ में गठबंधन वाले उनका साथ नहीं देते, उल्टा एक सीधा सा बोल देते हैं कि वो उनका निजी राय है, पार्टी से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। मगर इस मामले में मैंने देखा
यूपी में योगी आदित्यनाथ जैसा फिरका परस्त लीडर होने के बावजूद हमारे नेता अखिलेश यादव अबू आसिम आजमी के साथ खड़े रहे। उन्होंने ये नहीं बोला कि इस बयान से उनका कोई ताल्लुक नहीं है या वो इस बयान की वजह से उनसे नाराज़ हैं। यानी आज ऐसी पार्टियां और ऐसे लीडर, ऐसे नेता हिंदुस्तान में, अखिलेश यादव जैसे नेता की ज़रूरत आज हिंदुस्तान में है। बाकी जो गठबंधन में है ये सब लोग, खास तौर से कांग्रेस पार्टी का तो हमेशा से यही रहा कि मुसलमानों की वोट लेना, और जब उनके ही पार्टी में अगर कोई लीडर कोई बात बोल दे तो उससे पीछा छुड़ाना। तो दूसरी पार्टी के लीडर के लिए वो क्या करेंगे? इंडिया गठबंधन में जो मैंने अभी तीनों पार्टियों का नाम लिया था, कांग्रेस, शरद पवार की राष्ट्रवादी, यूबीटी, इन्होंने मालेगांव में जो जन्म दाखिला मामला है, जो अपने आप को बहुत सेकुलर कहने वाली कांग्रेस है, मैं कांग्रेस के साथ बार बार जानबूझकर सेकुलर लफ्ज़ लगा रहा हूँ, है भी, मानना भी जाता है उसको, 102 साल पार्टी। तो उन्होंने यहाँ के मुकामी जो कांग्रेस की जो इकाई है, उन्होंने भी यहाँ पे कोई मामला मुझे करते दिखे नहीं यहाँ पे, और बस वो यूट्यूब पर बयान दे देना और कोई मामला करना, किसी का आंसू पोंछते हुए कांग्रेस ना महाराष्ट्र के लेवल की कांग्रेस ने किया है ना मुकामी कांग्रेस ने किया। उसके ऊपर दो लफ्ज़ में आप उनको अपने क्या बोलेंगे? जो पार्लियामेंट के मेंबर है शोभाताई बच्छाओ, जिनको मालेगांव शहर ने भरपूर वोट दिया, जिसके बाद से ये सारे मामला खड़े हुए, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब मालेगांव शहर के मसाइल के साथ नहीं है और उस मामले में वो ना पार्लियामेंट में, ना मुख्यमंत्री, ना ही जो मंत्री हैं दूसरे, उन लोगों से कभी कोई बातचीत की। उनका मकसद था वोट लेना, और कांग्रेस पार्टी या दूसरी सेकुलर पार्टियों को ये लगता है कि मुसलमान की मजबूरी है, हम उनके साथ कुछ भी होगा, हम उनका कोई साथ नहीं भी देंगे तो उनकी मजबूरी है वो हमारा साथ देंगे। ये गलत फहमी में वो रहते हैं। बाकी लीडरों का जान दो, जो इस शहर की, इस हलके की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसने जब कुछ नहीं किया तो हम दूसरों को क्या बोलेंगे? मालेगांव सेंट्रल के आमदार मुफ्ती साहब ने इस्लामपुरा के इस्तकबालिया जलसे में कहा था कि हम SIT का इस्तकबाल करते हैं। SIT बदकिस्मती से नागपुर सेशन के बाद यहाँ पर लॉन्च आई है यहाँ पर। अभी जब सेशन शुरू होगा तो हम बराबर हाउस में आवाज़ उठाएंगे, लेकिन उन्होंने प्याज में कीड़े की आवाज़ उठाई। और हम SIT टीम का इस्तेकबाल करते। नागपुर अधिवेशन ख़त्म होने के बाद ये मुसीबत आई और अभी हाउस आया नहीं है। हाउस जब शुरू होगा मार्च में, हम उस वक्त तो नुमाइंदगी करेंगे। ये मालेगांव के लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं, बोले हाउस में आवाज़ नहीं उठा रहे। इसके ऊपर क्या बोलेंगे आप? नहीं, पहली बात तो SIT नागपुर अजलास के बाद बनी, ये बात सच है, मगर नागपुर अजलास से पहले ही किरीट सोमैया मालेगांव का दौरा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने जब विधानसभा में नागपुर अजलास में मालेगांव का नाम लेकर बोला कि यहाँ पर और जिहाद के लिए जिहादी लोग हैं, सब हैं, तो उस वक्त भी मौजूदा MLA ने नागपुर अजलास में कोई डिफेंस नहीं किया, जबकि उनका काम था कि जब वो मालेगांव की बात बोल रहे थे तो उन्होंने अपनी सफाई वहाँ देना चाहिए थी, उन्होंने नहीं दी। और आगे भी हमको कोई उम्मीद उनसे नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा, ना कोई सवाल लगाया जाएगा, ना उस पर बात होगी। 0 आवर में 2-3 मिनट वो बोलेंगे पूरे अजलास में, अगर बोले तो, और जिसका कोई मतलब नहीं है। अगर उनको इस मामले में कुछ करना है तो उन्होंने क्वेश्चन लगाना चाहिए। उनको ये क्वेश्चन लगा रहे हैं कि कोई जाम खेड़ा देहात है, मुझे भी नहीं मालूम कहाँ है, वहाँ की शेतकरियों की प्याज में कीड़े लगने की वजह से जो नुकसान हुआ है उस पर बातचीत की जाए, ये सवाल तो लगा रहे हैं। अब मुझे बताओ, महाराष्ट्र में किसानों की नुमाइंदगी करने के लिए कम लीडरान और या MLA हैं क्या? बहुत MLA और लीडरान हैं जो हमारा हल्का नहीं है। देखो, लीडर हमेशा ऐसा सेंसिटिव मुद्दा जिस पर पूरे महाराष्ट्र पर असर हो, वो प्याज का तो वो देहात का नाम नहीं मालूम। अब जैसे निहाल साहब थे, अगर भिंडी बाजार की हरी मस्जिद में फायरिंग हुई तो उन्होंने वहाँ की आवाज़ उठाई। पूरे महाराष्ट्र में अगर कुछ होता था तो आवाज़ उठाते थे। अबू आसिम आजमी साहब हैं, अगर पूरे महाराष्ट्र में अक़लियत और कोई तबके पे जुल्म हो रहा है तो उस पर आवाज़ उठा रहे हैं। कोई एक ऐसा नहीं है कि एक मामूली सी बात को लेकर जिसको लिए बोलने के लिए बहुत लोग हैं, उस पर तुम बोल रहे हो। जहाँ की जिम्मेदारी आपको दी गई है
वहाँ पर आपने क्वेश्चन क्यों नहीं लगाई, ये सवाल मेरा आज भी है और सेशन खत्म होने तक रहेगा। मालेगांव के आमदार साहब की कोर रोड बैंक बहुत मजबूत है। कोर रोड बैंक इतनी मजबूत क्यों है और उस पर मतलब उसके अलावा कोर रोड बैंक के अलावा दीनी तंजीमों ने भी गाए बगाए छुप के सामने आकर बहुत सारी तंजीमों ने साथ दिया, जिसमें जमीयतुल उलमा ये इलेक्शन जमीयत उलमा जो है ऐलान करती है कि अवाम जो है इतनी तादाद में वोट दे मुफ्ती अहमद इस्माइल साहब को पसंद के निशान पे। जमात इस्लामी ने बाकायदा लेटर दिया उनके सपोर्ट का। और मुस्तकीम भाई, इस इलेक्शन में सबसे ज़्यादा फतवे का इस्तेमाल हुआ पूरा यानी मज़हब और सियासत। तो वो निहाल साहब का मुझे बात याद आ गई कि हमारी सियासत अलग चीज़ है और मज़हब अलग चीज़ है। तो उस पर आपसे मुझे कुछ दो बात सुनना है, उसके ऊपर बोलिए। देखो, सियासी क़यादत की ज़रूरत आज शहर को है, हमारे महाराष्ट्र को है। इलेक्शन जो हुआ उनके आज जो बोले कि वोट बैंक उनकी बहुत मजबूत है, बात सच ये है कि इलेक्शन के वक्त एक इमोशनल बीमारी का इमोशन सेट करना, उनके घर से राफे आपा ने तो बाकायदा पॉम्पलेट अपने नाम से छापी। अब जो लोग ये बोलते हैं कि शान हिंद को वोट इसलिए नहीं देना कि वो लेडीज़ है, ऐसा फतवा निकाला गया, बांटा गया। जमहूरी मुल्क में तुम खुद जब लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन आते तो 50% लेडीज़ को तुम खुद वोट देते, वो टिकट देते। और जब असम्बली में कोई लेडीज़ इलेक्शन लड़ रही है तो उस पर फतवा लगा रहे हो, तो मजहब का इस्तेमाल जो है सिर्फ अपने मतलब के लिए किया गया। सियासत में मजहब का इस्तेमाल अवामी मुफाद में किया जाए तो बेहतर है वो बात, मगर यहाँ पर अवामी मुफाद में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरह हम काम करेंगे ये बात तो बोली जाती, मगर जब बात आती है एमएलए के पावर की तो वही कमीशन, वही तोड़ीबाजी, वही ठेकेदारी, इस पर ही बात होती है। मगर जब इलेक्शन आता है तो सारे मजहब का इस्तेमाल किया जाता है। मैं इससे पहले भी बोला कि आवाम को ज़रूरत है अब समझने की कि तुम इलेक्शन के वक्त मजहबी बात में, दूसरे मामलात में अगर आ जाएंगे तो तुम्हारी सियासी क़यादत कमज़ोर हो जाएंगी। और जब लीडर को ये लगता है कि उसके कुछ नहीं करने के बाद भी लोग उसके साथ में रहेंगे तो वो कुछ नहीं करता। और मालेगांव में यही हो रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि ताकत का जो सवाल है, ताकत बहरहाल 2019 के इलेक्शंस में उस वक्त करीब 3 लाख वोट थी। 3 लाख वोट थी तो 38,000 वोट के ऊपर से जीते थे। आज 3.5 लाख वोट थी तो वो सिर्फ 162 वोट से जीते। तो ताकत उनकी बहुत कम हुई है, बड़ी नहीं है। बस वो इत्तेफाक था कि वो चुन के आ गए। मैं खुद पिछले कुछ दिनों से एकदम साफ तरीके से बोल रहा हूँ कि ऐसी तंजीम जिसका इस्तेमाल सियासी तौर पर हो, जिसका पैसों का इस्तेमाल एक सियासी लीडर के लिए हो, जो मौजूदा एमएलए अपनी तंजीम को खुद अपनी लिमिटेड कंपनी बना दे, ऐसी तंजीमों को चंदा देने की ज़रूरत नहीं है। हम चंदा इसलिए देते हैं कि कौम, मिल्लत और शहर की भलाई के लिए, ना कि इसलिए कि चंदा दिया जाए और उस चंदे का इस्तेमाल इलेक्शन में पैसा लेकर किया जाए। ये अब आवाम के सामने आ चुकी है, ये सारी सच्चाई आवाम के सामने आ चुकी है। पहले ऐसा था कि हम लोग भी सोचा करते थे कि चलो जाने दो, मजहबी तंजीम है, दीनी तंजीम है, हम नज़रअंदाज करते थे। मगर अब हमको ये जब लगने लगा कि ये नज़रअंदाज करना कहीं ना कहीं हम खुद गलती कर रहे हैं। आवाम को जो सच्चाई आवाम के सामने आना चाहिए वो हम खुद नहीं ला रहे, हम खुद उससे पीछे भाग रहे हैं। तो हम आवाम के सामने लाए। आज भी मैं यही बोलूँगा कि ऐसी तंजीम जिसका इस्तेमाल मजहबी तौर पर हो, ऐसी तंजीम जिसका इस्तेमाल दीन के नाम पर चंदा जमा करने से हो, वो तंजीम सियासी तौर पर इस्तेमाल होती है, उसका पैसा सियासी तौर पर इस्तेमाल होता हो, ऐसी तंजीम को चंदा नहीं देना चाहिए। तुम अगर देखेंगे तो वो तंजीम जो चंदा सबसे ज़्यादा मालेगांव में जमा करती है, उसने मालेगांव शहर के लिए क्या किया? वो सिर्फ एक आदमी की सियासी ताकत बढ़ाने के अलावा कोई अवामी फलाह बहबूद का काम नहीं करती। और बिल्कुल झूठ बोला जाता है कि हम हमारी तंजीम से सियासी फ़ायदा नहीं उठाते। उनकी तंजीम से जलसा हुआ,
ये बात झूठ है क्या? उनकी तंजीम से मालिक बकरा ने बाकायदा मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के लिए वोट मांगी जमीयत के नाम से, जबकि जमीयत का अपना एक दस्तूर है कि सब दीनी तंजीमें, कई अपनी अपनी तंजीमों का अपना दस्तूर होता है कि अपनी जमात के लोग इलेक्शन में अपने नाम से किसी का भी काम करें, मगर जमात के नाम से काम नहीं होगा। ये जमीयत का खुद का दस्तूर है, मगर उस दस्तूर को भी नहीं माना गया और डायरेक्ट अपनी जमात के नाम के साथ अखबारात में इश्तिहार छापे गए, स्टेज से बोला गया। तो उसके बाद अगर कोई आके आज नुमाइंदा ये बोलता है कि यार हम नहीं इस्तेमाल करते, तो आज सोशल मीडिया का दौर है, रिकॉर्ड पे हर चीज़ है, इनके बोलने के फ़ौरन बाद बात आ जाती है कि यार मुसलसल मौजूदा एमएलए झूठ बोलते हैं, हर मामले में झूठ बोलते हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि एक सियासी, मैं मजहबी मामले में नहीं, कोई भी आदमी इतना झूठ कैसे बोल सकता है कि कोई भी बात होती है झूठ बोलते हैं और फ़ौरन उनका झूठ पकड़ा जाता है। लेकिन आप देखेंगे आवाम की आँख खुल रही है, आवाम देख रही है कि जो तंजीम सिर्फ एक फ़र्द वाहिद के लिए चंदा जमा करती है, उसको ताकत पहुंचाती है, ऐसी तंजीम को चंदा नहीं देना चाहिए। मालेगांव पावर लूम का शहर है और जिससे रोज़गार जुड़ा हुआ है सबका, चाहे कोई इंजीनियर है उसका भी पावर लूम से किसी न किसी तरीके से रोज़गार जुड़ा हुआ है। मगर बड़ी हैरत की बात है कि 5-7 सालों में मालेगांव का रोज़गार और मालेगांव की तामीर तरक्की की बात कभी नहीं हुई। पहले ऐसा था, जब नियाल साहब थे, हमने देखा अपनी आंखों से कि नियाल साहब जहाँ पर मजदूरों के लिए आवाज़ उठाते थे, मजदूरों को उनकी मजदूरी या हक रजा वक्त से पहले भी दिला दिए, ऐसा भी देखा गया है। लेकिन वहीं पे वो पावर लूम के मालिकान से की भी आवाज़ उठाते थे, सूद के व्यापारी है या सरकार से कोई स्कीम वगैरह का है। ऐसा मैं 5-7 साल में ऐसा कोई मामला देखा नहीं जो हैरान परेशान है। तामीर, तरक्की और रोज़गार के बारे में कोई बात ही नहीं होती। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ हमेशा वोट बिरादरी और इसमें 5 साल पूरा निकलता है। आप इसके ऊपर क्या कहें? नहीं, ये बात देखो, पावर लूम इंडस्ट्री जो है ये मालेगांव की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। इसी के कारोबार से होटलें चलती है, पान दुकान चलती है, सब कुछ अगर चलता है तो पावर लूम का चक्का चल रहा है तो चलता है। और जो मौजूदा एमएलए हैं उनका खुद का ये वो है कि बुनकर बिरादरी जो है वो उनकी वोट बैंक है। मगर पिछला 5 साल देखेंगे, अगर बुनकर बिरादरी को रिलीफ मिली सब्सिडी के तौर पर पावर बिल में, तो वो सिर्फ और सिर्फ भिवंडी के एमएलए रईस शेख के क्वेश्चन लगाने और वो कमेटी बनाने की वजह से मिली। आप ये समझ लो कि मालेगांव जैसा शहर जिसमें सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पावर लूम है, वहाँ का नुमाइंदा उस कमेटी में नहीं है। उसमें इचलकरंजी के एमएलए है, उसमें नागपुर के एमएलए है, उसमें दूसरे यानी शहर के एमएलए है, मगर मालेगांव के प्रॉपर एमएलए को भी उस कमेटी में नहीं लिया गया। तो बात सिर्फ ये है कि उनको किसी का काम करने की दिलचस्पी ही नहीं है। उनको एक बात मालूम है कि बिरादरी के नाम पे, मजहब के नाम पे लोग उनको वोट दे देंगे। तामीर और तरक्की का सवाल ऐसा है कि आप पूरा शहर देख लो, शहर में पिछला 5 साल अभी का, आज लोग अब पक्के एरिए में नयापुरा, बेलबाग, अभी हमारे इधर सलाम चाचा रोड के, इनका जहाँ काम हो रहा है, अब लोग आम लोग आकर खड़े हो जा रहे हैं कि यार ये काम बोगस हो रहा। उसकी वजह है कमीशन खोरी बढ़ गई है, ठेकेदारी बढ़ गई है, ये अपना आसपास जो सर्कल है ठेकेदारों का सर्कल इन्होंने बना लिए है, तोड़ीबाजी बढ़ गई है। ये कभी कोई तामीर और तरक्की के नाम पर ऐसा कोई काम नहीं किए जिस पर ये खड़े रह के बोले कि ये मेरा एक ऐसा काम है जिससे कौम, मिल्लत और शहरियान को मुस्तकबिल में बड़ा फ़ायदा होने वाला है। मामूली रोड गटर, उसमें भी मुसलसल करप्शन। तो तामीर और तरक्की का उनका मकसद ही नहीं है, सिर्फ रुपया कमाना, पैसा कमाना, ठेकेदारों का टोला जमा करना। और आजकल तो हालात ऐसे है कि एक कमेटी, एमएलए कमेटी के नाम से बनी है जिसमें चोर, उचक्के, गंजड़ी उनको जमा किया गया है। ये आज उनका पैटर्न हो गया है सियासत में। पिछला 5 साल भी तो कुछ कुछ अच्छे लोग उनके आसपास थे, मगर आज आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ ठेकेदार दिखेंगे, चोर दिखेंगे जिन पे एफआईआर हो रही है। 2 पुलिस स्टेशन में एक चोर पे एफआईआर हुई है, वो आज उनके साथ है। ठेकेदार उनके साथ रहते, कमीशन खाने वाले, गंजड़ी, गोली खाने वाले, ऐसे लोगों का सर्कल बना के वो घूम रहे हैं। उनको सिर्फ पैसे के अलावा कोई चीज़ में दिलचस्पी नहीं है, ना किसी बात से उनको मतलब है।
इसलिए शहर की तामीर और तरक्की का सवाल तो है ही नहीं। तामीर और तरक्की करने वाला आदमी जो है वो करोड़ों का बजट कुछ लाता, कोई एक आध प्रोजेक्ट लाता तो हम भी देखते कि हाँ कोई चीज़ आई है, ना 5 साल में हुई है ना इन 5 साल में हमको उम्मीद है। अब हमको उम्मीद से कोई लेना देना नहीं, हम तो मुखालिफ हैं। लोग बोलेंगे मुखालिफ हैं तो बोलते हैं, मालेगांव शहर की आवाम जिसने उनको वोट दिए उनको सोचने की ज़रूरत है कि जब शहर पर मुसीबत आई, SIT बनी, 12 नवंबर का वाक़या हुआ है। जब भी कोई शहर पर मुसीबत आती है तो सबसे पहली जिम्मेदारी मौजूदा MLA की थी। हम कुछ दिन रुके SIT का किरीट सोमैया की बात आने के बाद, मगर जब हमने ये देखा कि मौजूदा MLA अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं रहे हैं और औरतें भी जेल जाने लगी है तो हमको डिफेंस कमेटी बनाकर लोगों की मदद के लिए आना पड़ा। अगर मालेगांव शहर में माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी नहीं बनी होती तो आज जो हालात दिख रहे हैं, आज एक बड़ी मुसीबत में लोग हैं, अभी भी गिरफ्तारियां हो रही है, मगर इसका नक्शा कुछ और होता। हमने कहीं ना कहीं लोगों का डिफेंस किया, लोगों का बचाव किया और अभी भी हम कर रहे हैं। 1970 में सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से बनाया गया कानून जन्म और मृत्यु के मामले में नोन किया जाना चाहिए और जब से नोन किया जा रहा है। फिर अब जो जिसकी गलती से अगर मान लो कि उम्र बढ़ गई, कुछ हो गया, तो लोग रोज़गार के लिए बाहर आते जाते उसके लिए भी रह जाता। और कभी मामला ऐसा रहता कि भाई गलती से कोई खेड़े में या कोई कहीं रह गया तो अब लोग दाखला बना रहे, तो इसमें क्या गलती है? 1969 से जब भी बन रहे, आज बनाने वालों पर फिर ये SIT लगाना या उनको रोहिंग्या बोलना, ये क्या मामला है? देखो, एक भी बांग्लादेशी रोहिंग्या मालेगांव में मिलने वाला नहीं है। 1969 से बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट इशू होते आए हैं, 2023 में उसमें अमेंडमेंट हुआ। ये तो सिर्फ और सिर्फ एक तबके को परेशान करना मकसद है। दूसरा, कुछ मालेगांव शहर में एक भी बांग्लादेशी नहीं मिलेगा, ये मैं गारंटी से बोलता हूँ। आपके सामने इस तरीके का जन्म दाखिले वगैरह मामले बनाने में SIT से पहले या साल 2 साल पहले ऐसा कोई केस आया है, ओपन हुआ है और उसका क्या परिणाम हुआ, सज़ा मिली, क्या हुआ, या यही कलमें लगाई गई या अलग अभी कलम लगाई जा रही है, क्या मामला? नहीं, अभी तो देखो, अभी इससे पहले अगर कोई मामला हुआ भी है तो जो इसका जो आप जो अभी बोले बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट एक्ट 1969, उसमें खुद बताया गया है कि अगर कोई क्यूरी हो जाए या कोई मिस्टेक हो जाए तो उस पर फाइन लगना चाहिए 1000 रुपये का, वो उतना। मगर आज जो किया जा रहा है वो कॉन्स्पिरेसी, प्लानिंग, ये सब जो कलम लगाई जा रही है, ये कलम लगती ही नहीं है। कॉन्स्पिरेसी क्या होंगी? मैं मेरा बर्थ सर्टिफिकेट अगर बना रहा हूँ और उसमें मेरे से कोई मिस्टेक हो गई, गलती हो गई, तो मेरी कोई प्लानिंग या मैं कोई सरकार को धोखा देना मकसद नहीं था, या मैं कोई बहुत ज़्यादा उसमें एक 368 की कलम लगाए। जो बड़ी बड़ी करोड़ों की ऐसे एग्रीमेंट बनाए जाते हैं जिससे करोड़ों का नुकसान गवर्नमेंट का किया जाता। जन्म दाखिला बनाने का किसी का मकसद गवर्नमेंट का नुकसान करना नहीं था। मामूली मिस्टेक कुछ हो सकती है, बाकी तो सब चीज़ें सही है। ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने के अलावा कोई मकसद नहीं है SIT बैठाने का। SIT के जरिए पहले नोटिस, फिर तफ्तीश, फिर FIR या आरोप किन लोगों पर लग रहा है, उसमें क्या मिस्टेक है? सबसे पहले देखो, अगर SIT बैठ गई थी तो SIT अपनी इंक्वायरी कर रही है। SIT की पूरी इंक्वायरी हो जाने देते, SIT अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को देती और उसमें क्या गलतियां हुई है और क्या क्या मामले हुए वो सब सामने आ जाते। मगर आज ऐसा हुआ कि छावनी पुलिस स्टेशन में एक FIR हो गई। आज जो है कलेक्टर की तरफ से तहसीलदार के जितने आदेश थे, नायब तहसीलदार के, वो आदेश रद्द करके कारपोरेशन को, हेल्थ ऑफिसर को दे दिए गए कि सबके बर्थ सर्टिफिकेट रद्द कर दो। अभी तक SIT की कोई रिपोर्ट नहीं आई। SIT की इंक्वायरी क्या चल रही है वो SIT के अधिकारियों को मालूम, लेकिन उसके अलावा जो ये सब चीज़ें की जा रही है, तो क्या सरकार को अपनी बनाई हुई SIT पर भरोसा या इत्मीनान नहीं है क्या कि वो अलग से कार्रवाई कर रही है? पूरी SIT की इंक्वायरी रिपोर्ट ले लेते, उसके बाद आवाम के सामने लाते हैं किसकी क्या गलती है, किससे क्या मिस्टेक हुई है। ये तो सिर्फ और सिर्फ कानून का सहारा लेकर लोगों के साथ नाइंसाफ़ी करना, लोगों के साथ जुल्म करने जैसी बात है। और सहारा कानून का लिया जा रहा है। तकलीफ इस बात की है कि कानून का सहारा नहीं लेकर अगर जुल्म और नाइंसाफ़ी हो तो बात समझ में आती। जब कानून को ही अपना सहारा जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ बना लिया जाए तो उस वक्त हम क्या करें? जब सरकार खुद आरोप में बांग्लादेशी और रोहिंग्या का जिक्र नहीं कर रही है, फिर जमानत में देरी कैसी?
जमानत में देखो, पहले तो आप एक बात समझ लो, ये नैरेटिव एक सेट किया गया है बांग्लादेशी वाला। एफआईआर में कोई बांग्लादेशी वाली बात नहीं है। 2 एफआईआर हुई है, दोनों एफआईआर में बांग्लादेशी की कोई बात नहीं है। जितने आरोपी को अरेस्ट किया गया है उनकी सबकी रिमांड रिपोर्ट हमने पढ़ी है। एक रिमांड रिपोर्ट में बांग्लादेशी और इसकी बात नहीं है। मामूली जो क्यूरी होती है, जो गलतियां होती है, वो गलतियों पर उनको अटक किया जा रहा है। तो इसमें बांग्लादेशी वाला इशू ही नहीं है, ये तो एक नैरेटिव सिर्फ सेट कर दिया गया है। अब देरी होने की बात ऐसी है कि कोर्ट का भी एक मामला क्या है कि जो मैं बोला कि कॉन्स्पिरेसी की कलम लगा देना, प्लानिंग की कलम लगा देना, तो कोर्ट फैसला सुनने के बाद जज करता। जज ये नहीं बोलेगा कि तुमने ऐसा क्यों करे, सही गलत तो हमको ही मालूम है कि कल सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाने वाला है। मगर जो एक्ट लगाए जा रहे हैं ना, वो एक्ट सख्त कानून के लगा दिए गए हैं, जिसकी वजह से जामीन होने में मसाइल पैदा हो रहे हैं। किरीट सोमैया जी ने बांग्लादेशी और रोहिंग्याई होने का शक जाहिर किया। इसमें कई शहर है, लेकिन एसआईटी सिर्फ मालेगांव में। तो मालेगांव की नुमाइंदगी कमज़ोर है। 12 नवंबर वाले केस में आप भी मुतासिर हुए। इस केस में और उस केस में क्या फ़र्क है? मुझे कोई फ़र्क नहीं लगता। जिस तरह से 12 नवंबर का केस चलाया गया, जिस तरह से 12 नवंबर के वक्त एक पुलिस ने जिस हिसाब से कलम लगाई और जिस हिसाब से अपोज करती रही, वैसे ही हालात हमको आज यहाँ दिख रहे हैं कि यहाँ से लेके हाई कोर्ट तक हमको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लेकिन इस बार ऐसा है कि आप 12 नवंबर में भी देखेंगे तो आज हमारे नज़रियाती इख्तिलाफ आसिफ शेख और हमारे कल भी थे, आज भी हैं। वो सियासी और नज़रियाती इख्तिलाफ हो सकते, उस वक्त वो अपने प्लेटफॉर्म से काम कर रहे थे, हम अपने प्लेटफॉर्म से काम कर रहे थे। मगर 12 नवंबर के वक्त भी 2 ही पार्टियां काम कर रही थी। अगर आप देखेंगे इस वक्त हमको लगा कि यार ये मामला 12 नवंबर से भी बड़ा बन जाने वाला है, तो एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए। तो हम एक प्लेटफॉर्म में इसलिए आए कि एक ताकत के साथ हम उसके खिलाफ रह सके। हम अलग अलग प्लेटफॉर्म में पूरे शहर को पता है कि अगर अवामी और गरीबों के ऊपर जुल्म ना इंसाफ़ी होंगी तो ये 2 ही लोग हैं जो काम करेंगे। तो हम चाहते थे कि एक ताकत के साथ आए, और ये फ़र्क सिर्फ 12 नवंबर इसमें अभी है कि हम एक प्लेटफॉर्म पर आकर काम कर रहे हैं। 12 नवंबर के वक्त हम अलग अलग प्लेटफॉर्म पर थे। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी जमानत में देरी से फिक्रमंद है। हाँ, तो आगे क्या है? आज जो है, जो 2 ख्वातीन की बेल थी, हमको पूरी उम्मीद थी कि उनकी बेल मिल जाएंगी। मगर जब कल शाम में ये खबर आई कि उनकी बेल रिजेक्ट कर दी गई है, ऑर्डर हमारे पास नहीं आया है, मगर कल जो है हम लोग उनकी जितनी जो लोग अभी बंद है सब फैमिलीज़ की कल 2 बजे मीटिंग बुलाए हैं, और उस मीटिंग में हम लोग वकला को भी बुला रहे हैं और बैठ के फिर हम लोग बातचीत करेंगे कि आगे क्या किया जाए। 12 नवंबर वाले मामले में आप मुतासिर होने के बावजूद भी लोगों का बहुत काम किया, बहुत लोगों को छुड़वा के लाए। शेख आसिफ साहब ने अपने प्लेटफॉर्म से, आपने अपने प्लेटफॉर्म से। तो उस वक्त आपके साथ कौन कौन सी दीनी तंजीमें शामिल थी और आज कौन कौन सी दीनी तंजीमें शामिल हो? क्योंकि मालेगांव में बहुत इफेक्ट पड़ता दीनी तंजीमों का। नहीं, बात ऐसी है कि काम जब सियासी होता है तो उसको बहरहाल सियासी प्लेटफॉर्म से ही करना पड़ता है। तुम आप देखेंगे कि कोई जब मामला 12 नवंबर का था, उस वक्त भी खर्च करने की बात हो, जमहूरी तौर पर एहतजाज करने की बात हो, केस बनाने की बात हो, सब हम झेलते हैं और काम भी करते हैं। मैं वही बात बताना चाहता हूँ शहरियान को कि मजहबी तंजीम का काम अपना है और सियासी तंजीमों का काम अपना है। हमेशा जब मजहबी ज़रूरत आएंगी तो हम उनके साथ भी खड़े रहते हैं, नहीं खड़े रहते ऐसा नहीं, लेकिन जब सियासी ताकत से मुकाबला करने की बात आती है, आज जो है सरकार में सियासी ताकत पे लोग वहाँ सरकार में बैठे हैं और वो फैसला कर रहे हैं, तो उनका मुकाबला भी सियासी तौर पर ही करना पड़ेगा। तो मैं इस मामले में बिल्कुल साफ हूँ कि जहाँ सियासी मामला है वहाँ सियासी मुकाबला करो, जहाँ मजहबी मामला आएगा वहाँ मजहबी तौर पे काम करेंगे। नहीं, पिछले जो फसादात हुए, जो ब्लास्ट हुआ, उसमें तमाम दीनी तंजीमों ने एक तंजीम बनाकर कुल जमाती तंजीम बनाई थी। अभी एक वाक़या ताज़ा मेरे सामने है कि दिल्ली जमीयतुल उलमा ने 6 साल पहले हुए फसादात के अंदर जो गोली चलाने का, जिसके ऊपर एफआईआर में गोली चलाने का उनके ऊपर एफआईआर हुई थी, उनको अभी बाइज्जत बरी करवाए। तो दीनी तंजीमें तो काम करती रहती है, पूरे महाराष्ट्र में करती है। जमीयतुल उलमा माशाल्लाह हर जगह काम करती है। इस वक्त आपको क्या सपोर्ट है? कुल जमाती तंजीम वगैरह का कुछ सपोर्ट है क्या?
नहीं, देखो उन लोगों से मेरी कोई बातचीत नहीं हुई। अब वो लोग अपनी जगह पे काम करते हैं, इस मामले में वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं है वही बता सकते, इस मामले में मैं नहीं कुछ बोल पाऊँगा। आज हम आए थे डिफेंस कमेटी के जिम्मेदार और समाजवादी युवा महाराष्ट्र के अध्यक्ष जनाब मुस्तकीम डिग्निटी साहब के पास, और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में उन्होंने हमारे सवालात का जवाब दिया, जिसका मैं जनता जवाब की ओर से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, खुदा हाफिज़।